सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में शारा फैसल पर कायम रिहायशी इमारत नस्ला टावर को एक हफ्ते में कंट्रोल धमाका खेज मवाद से मुनहदम करने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले भी जून में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन नजर सानी दरखास्त के बाइस उस वक्त अदालती फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया था। फिर 22 सितंबर को अदालत में नजर सानी दरखास्त मुस्तरद हुई और नस्ला टावर को एक माह में खाली करवाने का हुक्म दिया गया, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर कायद में तजावुजात से मुताल्लिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत के तलब किए जाने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची समेत दीगर आला हुकूमती ओहदेदार भी पेश हुए। अदालत ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते के अंदर नस्ला टावर की इमारत को कंट्रोल्ड एमुनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया। साथ ही उनको यह हिदायत की गई कि धमाके से करीबी इमारतों या किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए यह इस्तफसार किया कि नस्ला टावर को अभी तक क्यों नहीं गिराया गया, क्या उसे हथौड़ी छेनी से गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर का मालिक मुतासरीन को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची को हिदायत की कि वो मुतासरीन को रकम की वापसी यकीनी बनाए। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को साथ ही ये हिदायत भी कर दी कि नस्ला टावर से मुताल्लिक एक हफ्ते में रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग से गिराने के लिए FWO से राब्ता करने पर मुशावरत की जा रही है। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में कंट्रोल ब्लास्टिंग की इजाज़त FWO के पास है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तकमील के लिए अब FWO की खिदमात ली जा सकती हैं। माजी में FWO नॉर्दर्न बाईपास की कंट्रोल ब्लास्टिंग का कामयाब तजुर्बा कर चुकी है। अब इस वक्त नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं, जो मकीन हैं, उनके सरों पर एक तलवार लटक रही है कि अदालत का एक तरफ हुक्म सामने है और दूसरी तरफ अब तक उनको कोई जो मुतबादिल जगह है वो देने का या फिर उनको रकम अदा करने का मैकेनिज़्म तय नहीं हो सका है। तो इस वक्त वो किस कैफियत में है और फिर जो पाकिस्तान की बिल्डर्स की जो एक एसोसिएशन है आबाद, वो किस हद तक इनकी मदद कर सकती है, अब आगे क्या इन पर होने जा रहा है। आरिफ जीवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ बिल्डर्स में से एक हैं, आबाद के साथ भी मुंसलिक हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अब नस्ला टावर के मकीन किधर जाएँ? अदालत ने तो हुक्म दे दिया कि अब इस बिल्डिंग को गिरना है और उन्होंने कमिश्नर कराची को भी पाबंद कर दिया कि वो पैसे इनको वापस दिलवाएं जो नस्ला टावर के मालिक हैं उससे। क्या ये मुमकिन इतना आसानी से हो सकेगा आरिफ जीवा साहब आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए, बात ये कि ऑर्डर तो आपने जैसे अभी बताया वही आया जो लास्ट मंथ था, वही ऑर्डर है, लेकिन इसमें अब टाइम फ्रेम आ गया एक हफ्ते का। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा जितना हमारी नॉलेज है, हम जानते हैं कि वो जो बिल्डर है वो भी कोई इतना बड़ा बिल्डर या इतना बड़ा जो है वो फाइनेंसर नहीं है। उसकी जो सिचुएशन है या कंडीशन है हमें पता है, हम जानते हैं उसको। वो भी खैर हॉस्पिटलाइज है, वो कैंसर का पेशेंट है, इस वक्त वो कीमियो पे चल रहा है। लेकिन इसका हल जो है वो देखिए, उसका हल तो है। अगर खुदा ना खास्ता मैं साथ कह रहा हूँ कि ऑर्डर दोबारा आ गया और अगर बिल्डिंग जो है वो गिराई जाती है तो उसके अलॉटीज के लिए देखें, उसके लिए हल ढूंढना पड़ेगा और हल जो है अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। ऑर्डर तो हो गया है कि उनको जो है वो अब उसकी फाइनेंशियल क्या पोजीशन है बिल्डर्स की वो भी देखनी चाहिए। कमिश्नर साहब को जाहिर है चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है, कमिश्नर साहब उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हम समझते हैं, हम जितना जानते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उस बिल्डर की इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे हैं वो बिल्डिंग में लगे, जाहिर है कुछ प्रॉफिट लिया होगा उसने। लेकिन आज की तारीख और 3 साल पहले या 4 साल पहले जब ये पोजीशन दिया और 7 साल पहले इन्होंने बुकिंग की, आज की प्राइस में उसकी प्राइस में बड़ा फर्क है। वो क्लाइंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें जो है वो आज की मार्केट प्राइस से जो है वो, आपको पता है पिछले 3 सालों के अंदर प्राइस आसमानों को छू रही है तमाम प्रॉपर्टीज की। तो उसका हल जो है, अब हम हल पे बात करें, अगर आप इजाजत दें तो मैं हल पे इस पे बात करूं। जरूर आप हल, जाहिर क्या हल हो सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट है, जाहिर है कि इसका हल क्या है, लोगों का नुकसान कैसे पूरा होगा। कमिश्नर साहब को एक अप्रूवल लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से लेंगे अप्रूवल कि इस बिल्डिंग के अलॉटीज जो हैं वो तकरीबन 42 या 44 हैं, जो मेरी नॉलेज है जितनी मैक्सिमम में 44 रिपोर्ट हो रहे हैं जी 44 अलॉटीज है इसके। अब
इसकी जाहिर है ये बिल्डिंग जब मस्मार की जाएगी तो इसकी जो है वो एक प्लॉट है जो जिसकी ऑनरशिप जो है वो बिल्डर के पास है या उन मकीनों के पास है। तो वो जो लैंड है जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में भी लिख चुकी है कि 783 स्क्वायर यार्ड अप्रोक्सीमेट 800 गज जो है वो जेन्युइन है इनकी जमीन, बाकी जो है वो जेन्युइन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। तो जो 800 गज या 783 गज जो ओरिजिनल लैंड है उस पे जो है वो कमिश्नर साहब जो है वो मेरा ख्याल है अगर इस पे थोड़ी सी एक वो कर लें और कुछ थोड़ा लॉ में रद्दोबदल करें, जाहिर है 5.5 का रेशो मिलता है बिल्डिंग बनाने के लिए, 800 गज की बिल्डिंग के ऊपर 5.5 का रेशो है या 5 का रेशो है। तो उसकी जो है वो अपार्टमेंट 44 की जगह अगर उस जमीन के ऊपर कोई स्पेशल जो है वो नजरसानी करके कोई 65 या 70 या उसका रेशो बढ़ा दें, ये क्लाइंट भी उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे और वो बिल्डिंग भी बन जाएगी। तो वो जो है वो उसके लिए जो है वो कमिश्नर साहब भी जाहिर है उसके लिए जो है वो कोई हल निकालेंगे। ये तो मैं आपके प्रोग्राम में एक सजेशन दे रहा हूँ। आरिफ साहब, ये जो आपकी सजेशन है, जाहिर है अगर ये क्या सिंध गवर्नमेंट इस सजेशंस पे या कमिश्नर कराची ने खुद से पहले इस पर गौर नहीं किया? अगर इस सजेशन पे पहले ही काम करते तो इस पर भी होमवर्क अब तक कंप्लीट हो चुका होता और फिर ज़ाहिर अदालती फैसले के बाद इतनी परेशानी भी ना होती, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, सोचने का टाइम बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। तो ये इतने कम वक्त में सजेशन पे अमल हो सकता है? इसमें हो सकता है सरदार अपना अरबाब। देखें आपको मैं एक बात बताऊं, ये तो आपका प्रोग्राम अभी मैं ज्वाइन कर रहा था तो फिर जाहिर है मुझे ये अंदाजा था कि अब जो आज ऑर्डर आया उसके बाद आपने मुझसे ये सवाल भी करना है कि यार इसका हल क्या है। तो जाहिर है हल जो मेरे जहन में एक जो ये इमीडिएट हल है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर कमिश्नर साहब चाहें और सीएम साहब चाहें तो वो जो है इसका ये हल निकाल सकते हैं और इसको जो है वो बिल्डिंग को जाहिर है बनने में 2 साल लगेंगे या 1.5 साल लगेगा। तो जाहिर है उस दौरान उनको कहीं ना कहीं उन अलॉटीज को किसी जगह पे जो है वो मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कल वहाँ पे नस्ला टावर पे आए थे, मैंने उनकी न्यूज़ भी देखी है, खुर्रम शेर जमान आए थे, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि जी हमारे एमपीएस के तमाम अपार्टमेंट रेडी हैं, तो उसकी हम जो है वो उसकी ऑनरशिप इनको देने को तैयार है। खैर उन्होंने एक अच्छा जस्टर दिया, एक अच्छी बात की, लेकिन लीगली हम समझते हैं कि वो एमपीए के अपार्टमेंट जो है वो इनको ट्रांसफर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकता है कि अगर वो या इसके अलावा कोई ऐसी जगह हो गवर्नमेंट के पास के तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा जो गुजरे उसमें इनको रहने के लिए जगह मिल जाए। और दूसरा अप्रूवल तो 1 दिन में हो सकती है या एक हफ्ते में हो सकती है, अप्रूवल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ये 22 जून से अगर अब तक सिंध गवर्नमेंट इस पर कोई सीरियसली कोई ऑल्टरनेट इसका ऑप्शन ढूंढती, कोई हल ढूंढती या इस तरह का हल जिस तरह आपने तजवीज़ किया इस पर अगर सोचती तो अब तक काफ़ी मसला हल हो सकता था। इसमें कहीं सिंध गवर्नमेंट का अपना रोल, अपनी इंटेंशन, उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो टोटली रिलाई कर रहे थे अदालत पे कि अदालत रिलीफ दे दे और इसको लीगलाइज रेगुलाइज करने का हुक्म आ जाए तो बस हमारे सर से बला टले। अपने तौर पर उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट तो देखे ना, सिंध गवर्नमेंट को जब मैंने लास्ट एक तकरीब में मुराद अली शाह साहब से सवाल किया था, मैंने खुद ही किया था, बात की थी उनसे, और फिर जब सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहिबान से बात होती है तो बात तो वो ये करते हैं कि यार बात ये कि अभी तो एक पहली बिल्डिंग आई है जो जिसका कोर्ट ने ऑर्डर किया है। आज अगर कई ऐसी और बिल्डिंग्स होंगी, जैसे मिसाल है अगर आप जाएं तो कई जगहों पे जो है वो आप जैसे अभी गुजर नाले का इशू चल रहा है, आज ही कोर्ट के अंदर वो डिस्कस हुआ, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। तो शुरू में तो यही बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो इनको कंपलसेट करे, इनके जो नुकसान हो रहा है अलॉटीज का उनको पेमेंट करे। लेकिन बात ये कि वो गवर्नमेंट भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हम कैसे ये कर सकते हैं और हमारे पास तो जो है वो आज ये एक बिल्डिंग आई है, कल अगर और बिल्डिंग्स आएंगी तो हम कहाँ से कंपलसेट करेंगे। लेकिन चले मैं ये कहता हूँ कि चले गवर्नमेंट में डिस्कस नहीं हुआ, मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ उसमें ना गवर्नमेंट का कुछ लगना है, ना उसमें जो है वो किसी का जो है वो गवर्नमेंट को कंपलसेट करना है। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना है कि 1.5-2 साल के लिए इनको कहीं ऑक्यूपाई करना है और एक जो है अपने लॉ में थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा वो कोर्ट से ऑर्डर ले लें, कोर्ट से ऑर्डर ले लेंगे जी हम इनको जो है वो एक्स्ट्रा ये फेवर देने जा रहे हैं कि इनको जो है वो अप्रूवल जितना कवर्ड एरिया है उससे तकरीबन अगर 1 लाख स्क्वायर फीट है तो 1.5 गुना हम देने जा रहे हैं। तो इसकी जो है वो परमिशन ले लें ताकि कम से कम जो है वो अलॉटीज भी वहाँ अकोमोडेट हो जाएं और उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी निकल आए। सही, अब जाहिर है ये इस मामले में तो सिंध हुकूमत आरिफ साहब काम करे, लेकिन अब जो दीगर जो तजावुज़ात हैं उनसे मुतालिक जो केसेस चल रहे हैं, जिस तरह अलादीन की पूरी मार्केट
वो गिराई गई, उन लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। अगर एक गुजर नाला औरंगी नाला एक क्लियर कराया जाता है और ये भी फिर बहुत सारे लोग ज़ाहिर अपने घरों से महरूम हो जाएंगे। ये सब उस वक्त होता रहा, ये सारी तजावुज़ात उस वक्त हुई जब पिछले 13 साल से हसीन गवर्नमेंट थी। अब जब इनके सरों से छत छिन रही है, किसी से उसका कारोबार छिन रहा है, तो उसको कंपनसेट करना किसी हद तक तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नस्ला वालों के बारे में नहीं सोचा, अब उनके बारे में पहले से सोच लें, कुछ सजेशंस अपने जहन में फ़ौरन ले आएँ और उस पर काम शुरू कर दें, तो वक्त से पहले कम से कम कुछ काम हो सकता है। कंपनसेशन देखें ना, अभी बात ये कि अभी अगर केस खुलेंगे, नेमतुल्लाह खान वाले केस का अभी जो है वो ऑर्डर नहीं आया है साबिक मेयर साहब का। आप देखें पार्ट्स के ऊपर कितने घर बने हुए हैं, कितने पार्ट्स के ऊपर कब्जे हुए, वहाँ पे घर बने हुए, लोगों ने पैसे दे के वो घर लिए। अब हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है अगर कोई चीज़ 1 मिलियन की 5 लाख में मिलती है तो वो बेचारे अफोर्ड जो 1 मिलियन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो एक घर इतना महंगा हो गया, फिर बैंकों की फाइनेंसिंग नहीं है, लोगों के पास जो जेवरात होते हैं वो जमा करते हैं, कुछ कर्ज जमा करते हैं, कुछ जो है वो अपनी चीज़ें बेचते हैं। और ज़ाहिर आरिफ साहब उसमें ज़ाहिर बिल्डर्स भी जिनको किसी हद तक इन्वॉल्व होंगे, फिर उस वक्त उसमें जो शहरी हुकूमत है वो भी इन्वॉल्व होगी, उस वक्त की सूबाई हुकूमत है, उन सब के भी इल्म में सारी चीज़ें होंगी, SBCA KDA इन सब के इल्म में सब कुछ होगा। लेकिन अब इस तरह के जब फैसले आ रहे हैं, जब ये तजावुज़ात गिराई जा रही हैं, इससे फिर आगे आने वाले वक्त में ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लोगों का एतबार एक तरह से जो फ्लैट्स होते हैं या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, उनमें फिर लोग अपने फ्लैट्स वगैरह बुक करवाते हुए, घर लेते हुए एक लम्हे को सोचेंगे ज़रूर। कोई आपके कारोबार पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मुस्तकबिल में? इस वक्त नहीं फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ चुका है और पड़ रहा है। इस वक्त तो सिचुएशन कराची की है, मैं कराची की खास तौर पर बात करूँगा। तो कोई भी क्लाइंट या बायर आता है परचेज करने, तो जब वो बिल्डर उसको सारी एनओसीज दिखाता है प्रोजेक्ट की कि जी मैंने फलां इदारे से 17 इदारों से मैंने एनओसीज ली हुई हैं, तो जब वो सारी एनओसीज दिखाता है तो क्लाइंट का सवाल ये होता है कि ये तमाम एनओसीज के बावजूद भी अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो तोड़ दी जाएगी या बिल्डिंग के ऊपर जो है वो इलीगल का स्टैंप लगेगी, तो फिर जो है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये इस वक्त तो पिछले 6 माह 1 साल के अंदर कराची के अंदर जो है वो आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है। और क्लाइंट के सवालात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ देख रहा है, वो मीडिया देख रहा है, उसको सारी खबरें मिल रही हैं, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया, सारी उसको न्यूज़ें आ रही हैं। अब जो है वो परेशानी यही है। अब देखें, हम आज से 3 साल 4 साल से एक ही बात का शोर कर रहे हैं शहर के अंदर के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, 5 साल से बात कर रहे हैं कि उसको रोका जाए। सही। लेकिन किसी ने रोका नहीं उसको। अगर आज ये 5 साल पहले या 7 साल पहले जो शुरू हुआ था काम, या 8 साल पहले या 10 साल पहले, तो इसको रोक लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज कराची की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इस वक्त सबसे पीछे चल रही है। लाहौर से, इस्लामाबाद से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, पेशावर से इवन हम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ गया है। लोग जो है ट्रस्ट नहीं कर रहे किसी के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन आबाद। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ था 5 साल 10 साल पहले कराची में तजावुज़ात का, अगर उसी वक्त इस पर कंट्रोल कर लिया जाता, उस वक्त ये नोटिस लिए जाते, तो आज शायद सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती। अब नस्ला टावर का ये जो मसला है, ज़ाहिर है इसको 1 हफ़्ते में कमिश्नर कराची को अब अहकामात की पाबंदी करते हुए इसको गिराना है। अब ये नस्ला टावर के मकीनों के लिए ज़ाहिर बहुत मुश्किल वक्त है। इससे पहले जो टाइम गुजरा है वो भी उनके लिए बड़ा अज़ियतनाक था। इस वक्त अब वो क्या सोच रहे हैं? मोहम्मद अली साहब नस्ला टावर के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि इस वक्त वो किस कैफियत में। मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल वक्त है आप पर, अदालती फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ चुका, अब इस बिल्डिंग को खाली करवाना है। पहले तो ये बताएं, ये लोग वहाँ मकीन ओवरऑल सोच क्या रहे हैं? हमने 2-4 रोज़ पहले देखा था, कल तक ये खबरें आ रही थी कि आप लोग खाली करने के मूड में नहीं हैं। अब मशीनरी आएगी, आप लोग से ज़बरदस्ती इस बिल्डिंग को खाली करवाया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेशन की बात की है अब तक आपसे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मीडिया हाउसेस को और तमाम मीडिया के मेंबरान को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सर, हमारे पास अभी तक कोई लाए अमल नहीं आया है। हमने आज बिल्डर को भी इस पोजीशन में ले आए हैं कि भाई आप हमें बताएं, क्योंकि अभी ऑर्डर आ गया है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो बिल्डर ने भी हमारे से कल तक का टाइम लिया है कि हम आपको कल पूरा लाए अमल बताते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी पेमेंट को सिचुएट करेंगे। अभी सर, आज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार बरहमी का इज़हार किया है इस नाश्ता टावर के ऊपर, और कमिश्नर को भी ये पॉइंट किया है कि आप पेमेंट दिलवाएं और उसको गिरा दें।
तो हमारा कहने का मकसद ये है कि सर हमारे को तो हमारी पेमेंट मिल जाए। हम तो पहले भी हुज्जत नहीं कर रहे थे, अभी हुज्जत नहीं कर रहे। सही। हमें हमारी तो मोहम्मद अली साहब, ये कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी लगाई है अदालत ने कि वो पेमेंट्स आपको दिलवाएंगे बिल्डर से, तो कमिश्नर कराची ने अब तक कुछ मकीनों से, आप लोगों की कोई यूनियन वगैरह बनी हुई है तो उससे कोई रब्ता किया है अभी तक? नहीं, अभी तक हमसे कोई भी रब्ता नहीं हुआ है। हमारा तो हम तो पहले शुक्रगुजार है कि चीफ जस्टिस साहब ने हमें एटलीस्ट सहारा दिया कि हम कमिश्नर के ऊपर अभी कमिश्नर को पूछ सकते हैं कि सर हमारी पेमेंट को क्या लाएअमल होगा। क्योंकि सर इधर ऐसे मुतवस्सित तबके के लोग रह रहे हैं कि जहाँ पे जिनके पास आगे जाने के लिए किसी चीज़ का फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आगे जाके उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो आगे जाके किसी किराए के मकान पे शिफ्ट हो जाए या किसी चीज़ पे शिफ्ट हो जाए। वो तो ये अगर उनको उनकी पेमेंटें मिल जाएंगी तो वो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से अपने फ्लैटों को खाली करके वहाँ से चले जाएंगे। हमें किसी से शौक नहीं है लड़ने का सर, हम कहाँ से लड़ सकते हैं, हमारी ताकत ही नहीं। सही। तो मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल जाहिर है आप लोग लड़ नहीं सकते, लेकिन हुकूमतों को, चाहे वो वफाकी हो सूबाई हो, इस वक्त जाहिर है आपका साथ देना चाहिए। अब ये अगर एक हफ्ते के दौरान आप लोग कोई पेमेंट्स नहीं मिल पाती, मुकम्मल अदायगी नहीं होती, फिर आप लोग जाहिर है क्या करेंगे? बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। कल खुर्रम शेर जमान साहब आए थे, उन्होंने आप लोग को ऑफर किए कि वो MPS के फ्लैट खाली हैं, उसमें अगर आप लोग चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ फैमिलीज इस तरह का सोच रही हैं, कहीं गवर्नमेंट से कोई मदद मांगने के मूड में हैं आप लोग? सर मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं उनकी बात का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं उनकी बात का दिल से शुक्रगुजार हूं, लेकिन सर ये इम्प्लीमेंट तो हो। इज देयर एनी इम्प्लीमेंटेशन, डू यू थिंक सो? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दे सर, पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किधर है? आप मुझे ये सवाल का जवाब दे दे। मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी बाहर गुजारने के लिए बाहर गुजारी, इसके बाद मैं पाकिस्तान आया तो मेरी गलती हो गई, मैं पाकिस्तान आया, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाया। आप किस हिसाब से मुझे ये कहते हैं कि अब इन्वेस्टरों को बाहर से बना दे? खुदा को इन्वेस्टर अल्लाह के रसूल का वास्ता पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि उसके साथ भी यही अदालत होनी चाहिए होगी जो हमारे साथ हो रही है। सही। ज़ाहिर है मोहम्मद अली साहब, आपके जो जज्बात हैं वो बिल्कुल बजा हैं, जो इस वक्त आप पर बीत रही है वो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है उसको महसूस करना। अब सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी आज अदालत में थे, मुराद अली शाह भी थे। सर मुतालबा उससे होता है जो हमें अपना इंटेक देगा, जो हमें हमें अपनी कौम समझेगा, जो जिसने हमें लावारिसों की तरह छोड़ दिया है, हमारे रियासत ने हमें लावारिसों की तरह छोड़ दिया है, तो हम उससे क्या मुतालबा करेंगे? हमें तो हमारी पेमेंट दे दीजिए। हम तो कोर्ट ऑर्डर के साथ कोर्ट ऑर्डर को सलाम करते हैं, कोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम किधर लड़ने को तैयार है? हम नाम लड़ने को तैयार है, नाम इसके। मोहम्मद अली साहब, ये 22 जून से अब तक ये 4 महीने और 3 रोज हो चुके हैं। 22 जून से अब तक 4 महीने 3 रोज में सिंध गवर्नमेंट ने कोई आप लोगों से ताउन नहीं किया, कोई इसका कोई ऑल्टरनेट हल नहीं सोचा कि आप लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है, किधर लेकर जाना है, कैसे कंपनसेट करवाना है? सिर्फ अदालती फैसले का इंतजार किया जा रहा था। प्लान होता या हमें कोई प्लान दिया गया होता तो हम ये बातें आज नहीं कर रहे होते सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। नस्ला टावर के मकीन हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू ज़ाहिर बहुत तकलीफ में, कर्ब में, और वो अकेले नहीं बल्कि ये 44 फैमिलीज़ हैं जिनके ज़ाहिर करोड़ों रुपए इस वक्त स्टेक पर लगे हुए हैं और अगले एक हफ्ते में इस इमारत को गिरना है और कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है कि वो इनको पेमेंट्स करवाएं। अब वो किस तरह से इस पर अमल दरामद करवा पाते हैं, चूँकि सिंध हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, ये हुकूमतों से बहुत ही मायूस नज़र आ रहे हैं और इनको कोई उम्मीद इन हुकूमतों से नज़र नहीं आ रही। अब देखना है कि ये मसला आगे किस तरह से हल होता है, इनको ये पेमेंट्स मिल पाती हैं या नहीं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनके साथ वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर, शौकत तरीन, मलिक अमीन असलम समेत काबीना के अरकान की एक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद इस दौरे पर मौजूद है। और आज वज़ीर आज़म ने वहाँ एक सिम्पोजियम से खिताब भी किया और एक बार फिर यकीन दिलाया कि जब भी सऊदी अरब के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसले कश्मीर का हल ही पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर कश्मीरियों को उनके हुकूक दिए गए तो हमारे दरमियान कोई और मसला नहीं मौजूद, दोनों ममालिक अच्छे हमसायों की तरह रह सकते हैं, ताल्लुकात बेहतर होंगे तो भारत को पाकिस्तान से वस्ती एशिया तक रसाई होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म सिर्फ उमरा करने और सिम्पोजियम से खिताब करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी काबीना के साथ वहाँ गए, क्योंकि सिर्फ सिम्पोजियम में शिरकत करने के लिए तो इतना बड़ा वफ्द कभी नहीं जाता। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के माजी के दौरों पर अगर हम नज़र डालें तो इतने बड़े वफ्द जब भी वज़ीर आज़म के साथ गए हैं तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने वो दौरा किया जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल नाजुक थी और वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का ये दौरा भी कमज़ोर होती मईशत को सहारा देने के लिए ही है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान को एक बार फिर इस वक्त मदद दरकार है और इमरान खान सऊदी अरब के साथ एक और मुआशी पैकेज की डील के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं।
इस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कुछ दिनों पहले इस हवाले से बताया था और ये बताया गया था उनकी जानिब से कि सऊदी अरब के साथ मुआशी पैकेज अब फाइनल हो गया, जिसके तहत सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $3.6 अरब और 1 साल की मौखर अदायगी पर $1.5 अरब का तेल फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान मुआशी पैकेज की रकम 2 साल इस्तेमाल कर सकेगा और इस रकम से पाकिस्तान तेल की ख़रीदारी भी कर सकेगा और पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की रकम माहाना फराहम की जाएगी। तो अब ये पूरी सूरत हाल है इस वक्त जब सऊदी अरब में मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के लिए दौरा कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, ज़ाहिर है ये दौरा, सऊदी अरब का दौरा जब भी कोई पाकिस्तानी रहनुमा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म करता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा होता है। इस दौरे से हम क्या उम्मीद लगाएं? पाकिस्तान की मईशत पर कुछ बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं? कोई ऐसी पॉजिटिव डील हो सकती है वहाँ पर? जी देखें, जो ये अभी आप बयान कर रहे थे ये ब्रेक थ्रू है एक्चुअली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो गए थे एनवायरमेंटल जो वहाँ पे हो रहा है सिंपोजियम, उसमें पूरी दुनिया से डेलीगेशन भी आई हुई हैं और वहाँ पे जॉन कैरी साहब क्लाइमेट चेंज के जार हैं, वो भी हैं और उनकी भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। और जॉन कैरी आपको पता है कि अमेरिकी सदर के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट भी हैं। इसके साथ साथ शौकत तरीन का वहाँ होना और फिर ये डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स का उन्होंने जो किया है मायदा कम अज़ कम 1 साल के लिए, उसके साथ साथ $3.5 बिलियन की जो फ्लो है उसकी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन वो भी अगर अगले 1-2 माह में हो जाता है मुकम्मल तो इससे हमारे रिजर्व को बहुत शक्तियत मिलेगी। और रिजर्व जब हमारे बेहतर होते हैं तो हमारे रुपये में जो गिरावट है करेक्ट होनी शुरू होती है और स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसके अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं और इसके अलावा वहाँ से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आई थिंक कि ये हमें बड़ी मददगार साबित होगी हमारी इकॉनमी के लिए। IMF के जो हमारे पे मुश्किल चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत आसान होगी, स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स बनेगी। और अगर रुपया स्टेबल होता है और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आती है उसमें, तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये भी होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि एक आम आदमी किसी भी मुआशी डील का जो उसको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वो ये होता है कि इसका असर क्या महंगाई पर पड़ेगा। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा तो शायद महंगाई में थोड़ी कमी आ सकेगी। क्या डॉलर की वैल्यू पर इसका कहीं कोई असर पड़ेगा? पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी तो ज़ाहिर एक आम आदमी की सोच इन चीज़ों से मुताल्लिक घूम रही होती है। तो ये इसका जो असर होगा इस दौरे का, अगर कोई कामयाब डील होती है तो मुस्तकबिल करीब में महंगाई पर, डॉलर की वैल्यू पर, जो ज़ाहिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इस वक्त हाई हैं, पाकिस्तान में तेल की कीमत पर, क्या इसके असरात मुरतब हो सकेंगे? जी बिल्कुल होंगे। एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि रुपये की जो वैल्यू है वो मुस्तहकम होगी और उसके साथ फिर ये अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू होती है और रिजर्व्स और होते हैं ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी चल पड़ती है और वो जो हमारा इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है वो हल होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि नौकरियां भी बन सकती हैं और इन्फ्लेशन है वो भी कम हो सकती है, तो आवाम के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दुआ करें कि ये एक अच्छी डील बन जाए जिससे आपकी इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत मदद मिल सकती है। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआशी डील हो जाती है तो आने वाले दिनों में महंगाई में भी कमी हो सकती है, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हो सकती है और ओवरऑल इसके एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बलूचिस्तान की जो इस वक्त बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बलूचिस्तान में जहाँ सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का शिकार है, उसके वहाँ आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया और अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे और उनके साथ
कुछ अफराद पर हमला किया गया और इसमें कुछ अफराद अपनी जान से भी गए। फौरी तौर पर उन लोगों को CMH पहुँचाया गया जहाँ पर भरपूर उनको इलाज मुआवजा देने की कोशिश की गई और जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे उनकी जानों को महफूज करने की तमाम तर कोशिश की गई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ज़ाहिर बलूचिस्तान के सियासी हालात से मुताल्लिक कई रोज़ से एक तनाज़ा वज़ारत आला को लेकर चल रहा था जो कि अब अपने अंजाम को वो पहुँच चुका है और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने आखिर अपना इस्तीफ़ा दे दिया, अपने मनसब को छोड़ ही दिया। नाराज़ अरकान और अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी से 14 घंटे पहले उन्होंने अपना ये इस्तीफ़ा पेश कर दिया। बलूचिस्तान की तारीख में ज़ाहिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी वज़ीर आला को मुद्दत पूरी होने से पहले ही घर भेज दिया गया हो। इससे पहले सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा ज़रूर पहली बार हुआ है कि किसी भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक ही साल में 2 बार तहरीक अदम एतमाद लाई गई हो। जाम कमाल ने अपने 3 साला दौरे हुकूमत में अपोजिशन का डट कर मुकाबला किया। अपोजिशन के 23 अरकान 3 साल से जाम कमाल को कोशिशें करते रहे मगर नाकाम रहे, लेकिन अपनी पार्टी के अरकान की मुखालफत बिल आखिर उन्हें ले डूबी। लेकिन सरफराज बुगटी कुछ दिन पहले हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे और वो इस मुखालफत की तरदीद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तमाम मामला हम हल कर लेंगे, ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा ये सुनिए। देखिए, वो मैंने आपको बताया कि 11 से 12 लोग हैं हमारी पार्टी के जिनके जाम साहब से इख्तलाफ है। देखिए, ज़्यादातर लोग वो हैं जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो खुद वो बताते हैं इख्तलाफात की जो नौइयत है वो इतनी शदीद नहीं है। कुछ इशूज़ हैं छोटे मोटे गवर्नेंस के भी हो सकते हैं, तो प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम जो है वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर विद इन जो बलूचिस्तान आवामी पार्टी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज जब सरफराज बुगटी साहब से हमने इस मौजू पर बात करने के लिए रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहता और बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया, मौक़िफ़ अपना देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले का मौक़िफ़ उनका आपने सुना। इसी तरह से अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि कोयटा में पैसों से भरी गाड़ियाँ घूम रही हैं। उन्होंने हमारी प्रोग्राम में कुछ दिन पहले क्या कहा था, ज़रा ये भी सुन लें। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त कोयटा में अजीब सूरत हाल है। गाड़ियों की डिक्कियों में पैसे भर भर के कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत मोतबर लोग हैं, इस वक्त हर मेरे साथी के दरवाजे पर जा रहे हैं। साहब, आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, आप नाम न लें, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं, ये तो आप कंफर्म कर सकते हैं? जी 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 जी, हमारी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ दाएं बाएं वाले भी हैं। वो चेक भी लेके फिर रहे हैं, कैश भी लेके फिर रहे हैं और वजारतों के नोटिफिकेशन भी जेब में लेके फिर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद जाम कमाल ने मुस्ताफ़ी होने का ट्वीट किया और दोस्तों के कहने पर फिर फैसला वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए भी वो पहुँचे। जाम कमाल उस मुलाकात के बाद बहुत पुरुमीद और पुरएतमाद थे कि अब तमाम मामलात कंट्रोल में और असम्बली में वो अपनी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने ख्वाहिश जाहिर की और मैंने कहा जी मैं अगर ये बात पार्टी प्रेसिडेंटशिप की है तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन भी कराएंगे। बहुत सारे दोस्त आज यहाँ भी मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा इस मेरी ख्वाहिश को सबसे पहले तो पसंद बिल्कुल नहीं किया, फिर बार बार मुझसे मिलने भी आए और बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट की और पार्टी के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी सदर भी हमने आपको बनाया है और जिस दिन निकालना भी होगा या इस फैसले को अगर हमने हटाना भी होगा तो हमारा जब तक एक मुश्तरका फ़ैसला नहीं होगा आप इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले या ऐसी ख्वाहिश भी आप ज़ाहिर ना करें। और उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद अब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस बजंजो ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ऐलान किया है कि इत्तेहादियों ने कद्दूस बजंजो को नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। बलूचिस्तान में क्या सियासी तौर पर होने जा रहा है कि अब्दुल कद्दूस बजंजो वज़ीर आला होंगे और अगर वो होते हैं तो फिर उनकी पार्टी के तमाम लोग उन पर मुतमईन होंगे। जाम कमाल साहब के जाने के बाद क्या ये जो सियासी बहरान कोई पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है और फिर इस पूरी सूरत हाल में जो हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्या सोच रखती है। यार मोहम्मद रिंद साहब कुछ अर्से पहले भी हमारे साथ मौजूद थे। सरदार साहब उन्होंने कहा था कि जो भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी फैसला करेगी वो उसके साथ ही होंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। ज़िया लांगो साहब वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सरदार साहब अब चंद रोज़ पहले भी आपने कहा था जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी फैसला करेगी वो आप उसका साथ देंगे, लेकिन आपने यकीन दिलाया था कि आपके जो 7 अरकान हैं उसमें से कोई इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन क्या अपोजिशन के साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे इस पूरे तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पे? सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
सरदार साहब, ये आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, मैं कुछ जो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। आपने मेरे हवाले से एक बात कही है, हमने ये कहा था कि बाप पार्टी जो है वो हमारी अलाइज है, हमने उसके साथ हैं और हम देखेंगे कि वो अपना फैसला क्या करते हैं। और ये तो नहीं है कि हम बाप के कोई सब नहीं है ना कि हम उनके नंबर 2 कोई इधर पार्टी है। ये हमारी अपनी एक जमायत है, हमने लाखों वोट बलूचिस्तान के हवाले से हमने लिए हैं और साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट है। तो मैंने ये कहा था कि अगर जाम के अलावा बाप कोई फैसला करती है और मेजॉरिटी उसको सपोर्ट करती है तो फिर हम उस पर सोचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम सारे MPAs जो पार्लियामानी पार्टी थी उसमें बैठ के हमारा ये फैसला हुआ है कि इससे पहले हमने बाप पार्टी को, चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया, उनके नेशनल अपना स्पीकर को हमने सपोर्ट की, सेनेट के 2-3 दफ़ा हमने उनको वोट दिए, उनके सेनेटर मुंतखब कराए। अभी अगर वो आपस में नहीं बनते हैं, वो खुद लड़ रहे हैं, तो PTI का हक बनता है कि उसको चीफ मिनिस्ट्री और दी जाए। और अभी हमने ये थोड़ी देर पहले फैसला करके उठे आपके प्रोग्राम से पहले कि कल हम अपना जिस दिन भी नॉमिनेशन पेपर होगा उसमें हम चीफ मिनिस्ट्री के लिए और स्पीकरशिप के लिए हम अपने उम्मीदवारों को नामजद करेंगे। अच्छा, दोनों आप उम्मीदवार नामजद करने जा रहे हैं। ज़िया लांगो साहब, आप लोग अब्दुल कद्दूस बजंजो साहब फाइनल कर चुके हैं और अब सरदार यार मोहम्मद रिन साहब ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी जमात है और सरदार साहब कह रहे हैं कि हम दोनों अपने कैंडिडेट्स लाएंगे, वज़ीर आला का भी और स्पीकर का भी, यानी हम ज़ाहिर इस मामले पर वो अपना कंपटीशन होगा, आपको ऐसे आप आसानी से नहीं जितवा सकेंगे बजंजो साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको पता है इस तरह ऐसे के हवाले से आया तो हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी में दरार पड़ गई, कुछ लोग नाराज हो गए और जिनकी वजह से वज़ीर आला साहब को भी मुस्तैदी होना पड़ा। तो उसके बाद ज़ाहिर दूरियां हुई है, कोई बाकायदा एक इकट्ठा कोई फैसला नहीं हुआ है कि किसको वज़ीर आला बनाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता रात को कद्दूस साहब हमारे जो दोस्त थे उनके साथ उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे नौकरी किया है, तो हमने कहा कि हमारे और आपके दरमियान कुछ फासले सियासी, वैसे तो हम एक पार्टी के लोग हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ मशवरा करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। और जहाँ तक सरदार साहब की बात है, सरदार साहब भी कदावर शख्सियत है बलूचिस्तान के, ये जमहूरी हक है, हर एक का हक है, हर पार्टी का हक है। अच्छा ज़िया साहब, ज़िया लांगो साहब, ये बजंजो साहब ने खुद अपने आप को पेश किया कि उन्होंने कहा कि मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया है, मुझे दोस्तों ने मुंतखब किया है कि मैं जाके तजवीज़ पेश करूं, और उन्हें खुद वज़ारत आला के लिए पेश किया। आप लोग नहीं माने अभी? उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों मुंतखब किया है मेरे दोस्तों ने। अच्छा, और वो तमाम दोस्त वो असेंबली के मेंबरान हैं जी? वो तमाम जिन दोस्तों ने उनको मुंतखब किया है वो आपकी पार्टी के ही लोग होंगे ना? जी जी, पार्टी के लोग जो नाराज थे पिछली हुकूमत से, हमारी हुकूमत से जो नाराज होकर थे। अच्छा, तो अभी फाइनल आपका नाम नहीं, अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, अब्दुल कद्दूस बजंजो होंगे या नहीं होंगे, ये भी आप लोगों ने फैसला करना है? अभी तक तुमको कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फैसला हमारे जो दोस्तों ठीक है फैसले मशवरों का सिलसिला जारी है। अच्छा, मशवरा भी चल रहा है, ठीक है। चलें ज़िया साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। तो सरदार साहब, ये अब्दुल कद्दूस बजंजो साहब का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अगर ये नाम फाइनल हो जाता है तो इस नाम पर कोई एतराज़ है आपको? देखिए, जहाँ तक बाप का ताल्लुक है, ये तो उनकी अपनी जमायत का फैसला है कि वो किसको एज ए CM कैंडिडेट लाते हैं। अलबत्ता हमने अभी आपके इंटरव्यू से कोई 10-15-20 मिनट पहले हमारी मीटिंग चल रही थी, अभी भी हमारे रुफ का पूरी पार्टी के पार्लियामानी जो मेंबरान हैं वो बैठे हैं और हमने ये फैसला किया है कि हम अपना और दूसरे दोस्तों से भी हमारी बात हो रही है, दूसरे पार्टीज़ के साथ भी हमारी बात हो रही है और अगर हमें मेजॉरिटी ने हमें सपोर्ट की तो हम अपना भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि ये तो हम खुद हैरान हैं कि हम 7 मेंबर होके, सबसे बड़े अलाइज होके, हम कोई बाप के वो सब्सिडी तो नहीं है ना, हम उनके कोई ले पाले
वो क्या कहते हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इस तरह से तो नहीं है कि बाप जो भी फैसला करेगी हम उसको कबूल करेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हमें उनको एतमाद में लेके फिर बात करनी चाहिए थी किसी को नामजद करने के लिए। हम किसी भी बाप के ऐसे कैंडिडेट को चीफ मिनिस्ट्री का वोट नहीं देंगे, स्पीकर का वोट नहीं देंगे जब तक हमें पीटीआई को एतमाद में नहीं लिया जाता, हमारी आला क़यादत को एतमाद में नहीं लिया वोट। तो सरदार साहब विड्रॉ उन्होंने इसीलिए किया ना कि उन्हें यकीन हो चुका था कि आज वो हर जगह अदम एतमाद से निकल नहीं पाएंगे और ज़ाहिर वो मतलूबा तादाद नहीं हासिल कर सकेंगे। जब अक्सरियत खो बैठे, अक्सरियत का एतमाद उन्होंने खोया तो विड्रॉ किया। सर मैं अर्ज करूं, आप एक तो आवाज आपकी कट रही है। अच्छा, ये अब देखें बेहतर हुआ, आवाज मेरी समझ में नहीं अब कुछ राब्ता बेहतर हुआ। वो देखिए बात सुने, देखिए अभी तक तो नॉमिनेशन नहीं हुई है, हम बैठेंगे बात करेंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि हम अगर मेजॉरिटी अपनी नहीं समझेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हमने आगे फैसला क्या करना है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो पोजीशन है बलूचिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पीटीआई को हमने यहाँ पे एक बहुत सियासी हवाले से बहुत एक अच्छा मकाम है उसका, और उसमें जो लोग यहाँ मुंतखब होके आए हैं उनका अपना एक सियासी कद है, उनकी सियासी साख है। तो हमने जो फैसला किया है, और हमने एक कमेटी भी बना दी है 2 आदमियों की कि वो दीगर अभी वो लोग लोगों से बातचीत, दीगर पार्टियों से बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम आए, हम मीन्स के पीटीआई अगर आती है, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट लाती है, तो हो सकता है कि हमें बहुत सारे लोग जो इस वक्त खामोश बैठे हैं वो हमारी हिमायत का ऐलान करें। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद रेन साहब। जिया लांगो साहब हमारे साथ मौजूद थे और सरदार साहब ने बड़ा दोनों कैंडिडेट्स यानी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के लिए भी और वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट लेकर आएगी, और इत्तेहादी जमात जिसकी इत्तेहादी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, तो उनको कोई खुला ग्राउंड नहीं देंगे बल्कि उनके मुकाबले पर अपना कैंडिडेट लाकर मुकाबला करने की कोशिश की जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है उस पर मज़ीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन शायद भारत ये बात भूल गया था। वनडे और T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के मैचेस में लगातार 12 बार कामयाब होकर भारत खुद को गॉड ऑफ क्रिकेट समझने लग गया था। भारत ये समझता था कि वो पाकिस्तान से कभी हार ही नहीं सकता। भारतीय क्रिकेटर्स हों, वहाँ का मीडिया हो, सेलिब्रिटीज़ हों, कमर्शियल एड्स हों, सब के सब ही पाकिस्तान के खेले बगैर ही वॉक ओवर देकर टाइम बचाने का मशवरा दे रहे थे। लेकिन कल वो हुआ जो इससे पहले वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने ऐसा मैच खेला कि देखते ही देखते मैच के नज़ारे बदल गए, हालात बदल दिए और ऐसे बदले कि लोगों के ख्यालात भी बदल गए। पाकिस्तान की जीत पर साबिक कप्तान वसीम अकरम ने बड़ा शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा कि बड़ा बेहतरीन खेल पाकिस्तान ने कल पेश किया, लेकिन पाकिस्तानी टीम को अब आगे टूर्नामेंट के मजीद मैचेस में भी इसी तरह से परफॉर्म करना होगा और इस सेलिब्रेशन को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। कल के इस तारीख साज मैच में पाकिस्तानी टीम ने कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए जो इससे पहले कभी नहीं बने थे। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान पहली बार 10 विकेट से भारत के खिलाफ मैच जीता और भारतीय टीम तारीख में पहली बार 10 विकेट से किसी भी टीम से कोई T20 मैच हारी है और तारीख में पहली बार पहली विकेट पर भारत के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी। तमाम रिकॉर्ड्स अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की जीत इन रिकॉर्ड्स से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि ऑन पेपर भारतीय टीम को इस वक्त ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जा रहा था इन हालात में कि जब वो पिछले 1.5-2 माह से IPL के लिए वहीं पर मौजूद भी थी और पाकिस्तानी टीम चंद दिनों पहले इस टूर्नामेंट से पहले पहुंची थी। सिलेक्शन के इश्यूज़ थे, किस तरह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें खेले बगैर चली गईं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर था, लेकिन उस प्रेशर को पाकिस्तान ने नहीं लिया बल्कि उल्टा भारत के ऊपर डाल दिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सरफराज नवाज साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले में ज़रा गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं। ये कल जो कुछ हुआ, ये ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन, कोई इसको 60-40 कह रहा था भारत के हक में, कोई 70-30 कह रहा था, क्या वाकई एक्सपेक्टेशन थी तब इस सिचुएशन को देखते हुए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ और पिचेस को, कंडीशंस को देखते हुए कि पाकिस्तान इतना आउट क्लास कर देगा? एक बड़ा कांटे का मैच होता और करीब से पाकिस्तान जीत जाता, उस समझ आता, लेकिन ये तो बिल्कुल वन साइड अफेयर हो गया। जी अरबाब, तवक्को तो यही थी कि भारत की टीम चूँकि ऑन पेपर खासी मजबूत थी, तो आम तासुर यही था कि भारतीय टीम फेवरेट है इस मैच के लिए।
लेकिन T20 क्रिकेट में जब तक आप कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकते किसी भी टीम के बारे में, और पाकिस्तान ने कल ये साबित किया तीनों शोबों में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ये थंपिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए। आप खुद कह रहे थे एक नई तारीख रकम हो गई। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने भारत को बिल्कुल चौंका दिया, क्योंकि भारतीय बड़े ज़्यादा पुरएतमाद थे कि वो ये मैच बआसानी जीत जाएंगे। आपने हरभजन सिंह के कमेंट सुने होंगे, वो कह रहे थे हमें वॉक ओवर दे दो। मतलब इतनी खुद एतमादी और इतना ज़्यादा नफरत। आप देखें, इस नफरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी, जो कि वाहिद मुसलमान क्रिकेटर थे भारत की इस 11 रुकनी टीम में, उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए इंतहा पसंद हिंदुओं ने, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि शामी जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है, खेल को वो खेल नहीं समझ रहे। तो कल पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल करके उनके मुंह पर तमाचा मारा है और उनको ये बताया है कि खेल खेल होता है, खुद एतमादी जो है और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अपनी टीम पर गुरूर था कि हमारी टीम तो बआसानी हरा देगी, लेकिन बआसानी हराना तो दूर की बात, खुद वो बआसानी हार गई। सही। तो सरफराज साहब, ज़ाहिर है ये बाबर आजम के लिए एज कैप्टन कितनी बड़ी अचीवमेंट है, जो काम इमरान खान साहब अपने दौर में नहीं कर सके, जो वसीम अकरम नहीं कर सके, जो आगे चलकर वकार यूनुस या इंजमामुल हक से भी नहीं हो सका, जो काम मिसबाहुल हक से नहीं हो सका, वो काम ज़ाहिर है बाबर आजम ने एज कैप्टन वर्ल्ड कप के किसी भी इवेंट में इंडिया को शिकस्त देना, वो क्या फील क्या होती है, कितना बड़ा ये, कितनी बड़ी जीत इसको लिया जाएगा? देखें, मैं ये एक बात कर लूँ कि इमरान खान के अलावा जितने आपने नाम लिए हैं जी, वो तमाम मैचेस फिक्स होते थे। अच्छा। और और मैंने तो आपको बताऊं कि 99 में पाकिस्तान एम्बेसी में जाके बयान रिकॉर्ड करवाया था कि पाकिस्तान जो ओल्ड ट्रैफर्ड का मैच इंडिया से है गोइंग टू लूज 2 हफ्ते पहले। तो ये सारी चीजें वहाँ मौजूद थी। और बांग्लादेश का मैच आपके सामने है, हम हार सकते हैं, ये टीम देखें और वो टीम देखें, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारी चीजें जो होती रही हैं, इस वजह से पाकिस्तान मैच इंडिया से हमेशा हारता रहा। तो अब आप देखें, पाकिस्तान ने फेयर एंड स्क्वायर खेले हैं और एक उस टीम से ये टीम कमजोर टीम है और इंडिया को इस तरह बुरी तरह शिकस्त फाश दी है कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और अब ये कहते हैं ना, पहले कहते रहे हैं कि पाकिस्तान सरप्राइज देगा, पाकिस्तान मेहनत करे, जज्बे से खेले, ईमानदारी से खेले और 100% परफॉर्मेंस दे। तो मेरा ख्याल है ये आपका रिजल्ट आपने कल देख लिया है कि 10 विकेटों से जीतना इंडिया के खिलाफ। जो लोग कह रहे थे कि इंडिया इज फेवरेट और ये वो सारी बातचीत है, तो इससे आप देखें कि कितनी आसानी से पाकिस्तान जीता है। जी सही। लेकिन अब मिर्जा साहब, ये इस टीम को हम क्यों मुस्तकिल, हमारे तज्जियाकार या साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी इसको वीक टीम क्यों कह रहे हैं? बाबर और रिजवान जैसा सेट ओपनिंग पेयर है, हफीज़ और शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, फिर हमारे पास शादाब और इमाद वसीम जैसे ऑलराउंडर्स हैं कि नवाज़ को बाहर बिठाना पड़ रहा है, फिर फास्ट बॉलिंग में हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, तीनों बेहतरीन पेस के साथ बॉल करते हैं। इतने यूटिलिटी प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी हम अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, अंडर एस्टिमेट करने की बात नहीं है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो काफ़ी अरसे से अरबाब बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तानी टीम को फराहम कर रहे हैं। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जब ये दोनों रन्स करते हैं पाकिस्तान जीतता है, और जब ये नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बिल्कुल क्रम्बल कर जाती है। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन लोगों ने ये कहा और ये हकीकत है कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में वो मजबूती नहीं है जो कि होनी चाहिए, वो इस्तेहकाम नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि आप देखें, अगर बाबर आजम और उसके बाद रिजवान के बाद फ़खर जमान ने आना था, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ और आसिफ अली, तो उस लिहाज से अगर पाकिस्तान की बैटिंग का आप कंपैरिजन करें भारत की बैटिंग से, तो भारत की बैटिंग ज़्यादा बेहतर थी, मजबूत टीम थी उनकी। लेकिन इसके बावजूद जीत होती है। और हमें मिर्जा के टॉस ने और कंडीशंस ने कुछ अपना रोल प्ले किया कि वो बाद में, क्योंकि ड्यू बहुत ज़्यादा थी, टॉस जिस वक्त बाबर आजम जीते हैं उस वक्त कोहली जब बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि मैं भी पहले बॉलिंग करना चाहता था। उसी वक्त पाकिस्तान 50-60% मैच जीत गया था टॉस के साथ ही, या फिर ये बिल्कुल स्पोर्टिंग विकेट थी, दोनों के लिए बराबर से चांस था? देखिए अरबाब, कल हर चीज़ पाकिस्तान के हक में गई। पहले तो पाकिस्तान टॉस जीता, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने भारत को खिलाया और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को जो आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने LBW, और फिर उसके बाद
तीसरे ओवर में जो है केएल राहुल बोल्ड हुए तो वहीं से भारत की कमर टूट गई। तो पाकिस्तान के हक में गई हर चीज़, क्योंकि अगर आपने खुद का बताया और कोहली भी कह रहे थे वो टॉस जीतते तो वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत देते। तो मैं समझता हूँ कल पाकिस्तान का दिन था, फील्डिंग भी अच्छी हुई, कैचेस भी अच्छे लिए गए। आप देखें सूर्या कुमार यादव का जो कैच लिया मोहम्मद रिजवान ने अपने दाएं जानिब डाइव करते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच था। और उसके अलावा पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही। ये सब चीज़ें और सोने पे सुहागा जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जो रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप थी पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में वाइटल रोल प्ले किया। तो सरफराज, अब ये इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑन पेपर पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है, फिर बड़े लंबे अरसे उन्होंने वहाँ पर IPL भी खेली, ग्राउंड का, पिचेस का, कंडीशंस का हर लिहाज से उनको अंदाज़ा था, लेकिन इस चक्कर में शायद वो अपना होमवर्क करना भूल गए। पाकिस्तान ने खासतौर पर शाहीन आफरीदी ने और बाबर आजम और रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क किया। हमारे ओपनिंग पेयर ने उनके बॉलर्स पर, और शाहीन ने रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली के उन्हीं जगहों पर बॉलिंग की जहाँ उनकी वीकनेस थी। देखें, इंडिया का तो यही चल रहा था कि अराउंड द वर्ल्ड ये कह रहे थे कि इंडिया इज फेवरेट टू विन द मैच। तो ये चीज़ें तो उनके दिमाग में ऐसे गरूर चला गया था इंडिया का। और और जो ये कोहली है, इसको जब पूछा कि आपकी टीम क्या है एक दिन पहले, तो इसने कहा ये हमारा प्लान जो है सीक्रेट है और हम इसको डिस्क्लोज करेंगे ऑन द डे टॉस के बाद। तो ये इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि जैसे वो बैठे हुए हैं और पाकिस्तान टीम आराम से हारेगी, ये होगा। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि शहनशाह अफरीदी हमेशा उसके 2-3 ओवर नए गेंद के साथ काफी ज्यादा स्विंग होते हैं। और अगर वो लाइन और लेंथ अपनी शुरू में रखें, जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की है, और ये भी देखा है कि कल उन्होंने क्लोजर टू द स्टंप्स बॉलिंग की है। पहले वो वाइडर टू द स्टंप करते थे, गेंद लेग स्टंप पे पड़ता था और स्टंप पे पड़ के बाहर निकल जाता था वाइड। तो कल उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग, जो नए गेंद से स्विंग, लाइन और लेंथ अच्छी रखी है। तो कितना नुकसान हुआ इंडिया को, और पाकिस्तान वहीं से ऑन टॉप आ गए। उसके बाद जो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बैटिंग में चांसलेस ये खेले हैं, कोई चांस नहीं इन्होंने दिया, और 10 विकेटों से मैच जीतना किसी क्लब टीम के खिलाफ भी बहुत बड़ी बात होती है ज़ाहिर है। और फिर सही, और ज़ाहिर कल जिस तरह बाबर आजम की कप्तानी थी, तो मिर्जा साहब ऐसा लग रहा था वो किसी के ज़ेरे असर नहीं है। क्या पहले मिसबा और वकार के ज़ेरे असर हुआ करते थे, अब हेडन और फिलेंडर ने कॉन्फिडेंस उनको दिया है, और वो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन एग्रेशन भर दिया पाकिस्तानी टीम में कि वो नज़र आए कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते हुए। सारी बॉलिंग चेंजेस बड़ी ज़बरदस्त की। जिस वक्त उन्होंने बॉलिंग चेंज किया उस वक्त उनको विकेट भी मिली, पार्टनरशिप बनने जा रही थी, वहाँ वो शादाब को लाए, शादाब ने आउट किया। तो बाबर आजम उन दोनों के असर से निकल कर एज कैप्टन अब खुद को मनवा चुके हैं, अभी एक लंबा सफ़र बाकी है, क्या समझते हैं आप? अभी एक मैच के ऊपर अरबाब ये कहना जो है वो बिला वजह होगा। मैं समझता हूँ कि अभी लंबा सफ़र तय करना है उन्हें, लेकिन प्लानिंग नज़र आई कल कि बाकायदा हिकमत अमली, प्लान ए, प्लान बी, कि अगर ये आउट हो जाएगा। आप देखें भारत ने भी तो प्लानिंग की ना कि अगर उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आउट हुए, ऋषभ पंत, तो वो उन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रविंद्र जडेजा को बैटिंग के लिए भेजा। वो चाह रहे थे कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है स्पिनर के खिलाफ, लेग स्पिनर के खिलाफ उनके लिए वो आसान साबित होंगे, तो उन्होंने भी प्लानिंग से किया। लेकिन बाबर आजम के लिए कहना इट्स टू अर्ली। अभी हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अभी हमने एक मैच जीता है, वर्ल्ड कप T20 नहीं जीता है। कल हमारा मैच न्यूजीलैंड से, फिर अफगानिस्तान से, फिर नमीबिया, स्कॉटलैंड। तो अभी सारे मैचेस इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का असल टारगेट होना चाहिए कि पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। मैं समझता हूँ आगाज अच्छा हुआ है पाकिस्तान का, तवक्कुआत बढ़ गई हैं। जब तवक्कुआत बढ़ जाएं तो खिलाड़ी थोड़ा सा दबाव का शिकार हो जाते हैं। अब ये उनका इम्तिहान है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं बकिया मैचेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब जाहिर है कल का मैच फिर पूरी कौम की तवक्कुआत टीम ने बढ़ा दी है। अब कल न्यूजीलैंड से मैच है, अब देखना है कि ये दूसरा बड़ा मैच पाकिस्तान किस तरह से खेलता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।